आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट एग्जाम के लिए गणित विषय का हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच में आ चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आपकी परीक्षा को बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 फरवरी 2023 को जो हमारा सीटेट का सबसे लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें गणित विषय का जो न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 6 फरवरी को जो हमारा पेपर हुआ था, उसमें हमारा जो सबसे गणित में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने मैं लिखा हूं और आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि 2/7 + 7/2 किसके बराबर है। हमसे पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि 2/7 + 7/2 किसके बराबर है। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, हरों का क्या कर लेंगे, लौसा निकाल लेंगे। तो 7 और 2 का लौसा हमको पता है कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करते हैं कि पहले वाले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे। तो 7 से जब 14 में भाग देंगे तो भाग हमारी कितनी बार जाएगी, भाग 2 बार जाएगी। जितना आएगा उसका अंश में उसके गुणा कर देंगे। तो 7 दूना के 14 2 बार भाग जा रही है, 2 दूना के 4 आ गया। फिर इस वही कार्य इसके साथ भी करेंगे। इस 2 से भाग देंगे हम, 14 में भाग देने पर कितना आएगा, 7 आएगा। 7 का हम इस 7 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 7 49 यानी 49 आ जाएगा। 49 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 53 यानी 53 हो जाएगा। और 14 से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितनी बार हमारे भाग जाएगी, तो 14 से भाग देंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा हमारा। 42 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 53 यानी 11 जोड़ेंगे तो यानी 11/14 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर दिखाई देने लग रहा होगा, यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, दशमलव की संख्या दिया हुआ है और उन संख्याओं में हमको पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो इस तरह का अगर हमसे प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी ऑप्शन के पूरे ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। यानी सबसे पहले किसी एक ऑप्शन को हम लोग उठा लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, पहला है 20.2 लिखा हुआ है, 20.2 लिखा हुआ है। दूसरा संख्या क्या लिखा हुआ है, 2.20 लिखा हुआ है, 2.20। अगली संख्या हमारी क्या लिखी हुई है, 2.022। ये तीसरी संख्या हमारी लिखी हुई है। अगली संख्या है 2.02। अगली संख्या है 2.02 है। फिर उसके आगे कौन सी संख्या हमारा 2.002 यानी 2.002 लिखा हुआ है। अगली संख्या है हमारा 0.222। ठीक है, यानी पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी ऑप्शन को आप उठा लीजिए और देखिए कि कौन कौन सी संख्याएं उसमें लिखा हुआ है। तो यही सारी संख्या लिखा हुआ है, किसी में क्रम इधर उधर चेंज करके लिखा होगा, हर ऑप्शन में अलग अलग क्रम करके लिखा हुआ है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा हमें खोजना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी संख्या है, फिर उससे भी छोटी कौन सी संख्या है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए बहुत ही शानदार मैं तरीका बता रहा हूं आपको। अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और आप अपना मार्क अपना कर लेंगे।
देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी संख्या लिखा हुआ है 20.2 लिखा हुआ है। इसमें दशमलव को सबसे कुछ मिनट के लिए दशमलव को आप भूल जाइए। अगर हम दशमलव को भूल जाएंगे तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी 202 हो जाएगी, ठीक है ना। बटे का चिन्ह लगा लीजिए और आपको ये बोलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद देखिए कितना अंक आया हुआ है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद एक अंक आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि दशमलव का मतलब एक समझना है और उसके आगे जितना अंक है उतना हमको जीरो लगाना है, ठीक है। तो दशमलव का मतलब क्या हो गया, हमारा एक हो गया और उसके आगे एक अंक है तो यानी एक जीरो बढ़ गया, ठीक है ना। यानी 202 बटा में 10 को अगर 10 से इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा ही आएगा। फिर हमारा अगला संख्या है, अगला संख्या है 2.20। इसको भी पहले दशमलव को भूल जाइए तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 220। बटे का चिन्ह लगा लीजिए। दशमलव का मतलब हमें क्या बोलना है, दशमलव का मतलब एक बोलना है। दशमलव का मतलब हम एक बोल दिए तो दशमलव का मतलब एक हो गया, लिख दिए हैं। एक अंक का मतलब एक जीरो और एक और अंक का मतलब 2 जीरो यहाँ इसमें लग जाएगा, 2 जीरो इसमें लग गया। फिर अगले वाले संख्या पर हम लोग बढ़ते हैं। अगली वाली संख्या क्या है कि 2.022 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले तो दशमलव को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2022 हो गया ये। बटे में दशमलव का मतलब एक हो गया, दशमलव का मतलब एक हो गया, एक अंक के लिए एक जीरो, अगले वाले अंक के लिए फिर एक जीरो, फिर अगले वाले अंक के लिए फिर एक और जीरो, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाले पर हम लोग चलते हैं। अगला वाला हमारा क्या है, 202 बटा में 202 बटा में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव का मतलब एक हो गया और उसके बाद से 2 अंक पर जीरो है, 2 अंक जीरो हो गया, ठीक है। अगली वाली संख्या पर हम लोग बढ़ते हैं। अगली वाली संख्या क्या है, ये 2002 है, 2002 है, ठीक है ना। और उसके बाद से कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव का मतलब क्या होता है, तो दशमलव का मतलब एक होता है और कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो यानी 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हो गया, ठीक है। फिर अगली वाली संख्या जो इसको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा ये 222 बटे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। दशमलव का मतलब एक हो गया और 3, ये 3 जीरो हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी हम सबको सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, तो हम सबको फ्रैक्शन के रूप में लिख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि देखिए इसका हर एक, ये यहाँ पर हर में क्या है 1000 है, इसका भी हर 1000 है, यानी इन दोनों का हर समान है। इसका हर में 100 लिखा हुआ है, इसके हर में 1000 लिखा हुआ है, इसके में 100 लिखा हुआ है, इसके में 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ज्यादातर हर हम देख रहे हैं कि 1000 है, ज्यादातर संख्याओं का हर 1000 है। तो जो संख्याओं का हर 1000 नहीं है उसको भी हम 1000 बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 202 बटा में 10 लिखा हुआ है, 10 को हमें 1000 बनाना है तो किससे हमें गुणा करना पड़ेगा, 100 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। 100 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे तो हर हमारा 1000 हो जाएगा। यानी जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर नीचे 2 जीरो बढ़ रहा है तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी हमारी संख्या क्या हो गई 20,200 अब हमारी संख्या हो गई। नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे इसमें 100 है, एक जीरो की आवश्यकता है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, तो एक जीरो ऊपर भी बढ़ा लीजिए। या नीचे इसमें 1000 है ही, यहाँ पर ये 100 है तो इसको भी एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, ठीक है। बाकी अब देख रहे हैं कि इसका भी हर 1000 है, इसका भी हर 1000 है, इसका भी हर 1000 है, इसका भी हर, यानी सभी संख्याओं का हर हमारा 1000 हो चुका है, ठीक है। अब बिल्कुल आसान हो चुका है। हर समान होने पर सबका हर समान हो गया है। बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है तथा छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। यानी अगर हमको अब डिसाइड करना है कि कौन संख्या सबसे बड़ी है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अंश सबसे बड़ा किसका दिखाई दे रहा है, तो देखिए 20,200 ये लिखा हुआ है हमारा, ये कितना है 2200 है। 20,022 कितना लिखा हुआ है 2022 लिखा हुआ है, ये अभी 2020 लिखा हुआ है, 2002 है, 222 है। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी है 20.2, यानी ये सबसे एक नंबर पर रहेगी, ठीक है। जिस ऑप्शन में ये पहले नंबर पर है शुरुआत यहां से होगी, ठीक है।
सबसे पहले नंबर पे ये संख्या रहेगी और वही क्रम में जब हम लिखेंगे तो दूसरे नंबर पर कौन संख्या रहेगी। तो अब देखिए कि 20,200 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, तो आप देख पा रहे होंगे इन सब में सबसे इसके जस्ट छोटी है हमारी 2200, यानी ये दूसरे नंबर पर हमारा ये सेट है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर सेट हो गया हमारा। उसके बाद से हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे। तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या पड़ेगी, तो हम देख रहे हैं कि ये 2022 लिखा हुआ है, ये 2020 लिखा हुआ है, 2002 लिखा हुआ है, 222 लिखा हुआ है। संयोग से हम उस ऑप्शन को उठा लिए हैं जो करेक्ट है यानी सही है। जो ऑप्शन नंबर ए को मैं लिखा हूं, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, वो ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए पहले से ही सीक्वेंस में सेट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सेट ना भी रहे तो आपको यही कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले सभी दशमलव संख्या को लिख लीजिए और उसके बाद से उसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। जितना जीरो कम पड़ रहा है उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद से देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि ये तो क्रम से ही सेट हो गया। ठीक है, क्रम से इसलिए सेट हो गया कि 2022 ये तीसरे नंबर पड़ेगा, ये हमारा चौथे नंबर पड़ेगा, ये पांचवें नंबर पर, ये छठवें नंबर पड़ेगा। ठीक है ना, यानी तीसरे नंबर पर ये पड़ जाएगा, ये चौथे नंबर पर जाएगा, ये पांचवें नंबर पर और ये छठे नंबर पर। ठीक है, इसी क्रम में रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप फटाफट से उसका उत्तर पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या आंसर होगा बताइए सभी लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सार्वगुणज क्या होता है। छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा, ठीक है ना, छोटा सार्वगुणज की बात कर रहा है, सार्वगुणज की बात कर रहा है, सार्वगुणज की बात कर रहा है। देखिए अगर इसके हम लोग इंग्लिश नाम पर जाएंगे, इंग्लिश वाले लैंग्वेज पर जाएंगे, तो ये हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। छोटा का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। छोटा का मतलब क्या होता है, स्मॉल या लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब सबसे लो, सबसे लोवेस्ट संख्या, ठीक है ना, यानी इसको यल से हम दिखा दे रहे हैं। छोटा का मतलब क्या होता है, सबसे यानी लोवेस्ट। उसके बाद से सार्व शब्द का अर्थ ये होता है कि कॉमन। इंग्लिश में सार्व शब्द को, उभयनिष्ठ शब्द को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन कहा जाता है, ठीक है ना। कॉमन को मैं सी से दिखा दे रहा हूं। कॉमन को किससे दिखा दे रहे हैं, कॉमन को हम सी से दिखा दे रहे हैं। और गुणज को हम लोग कहते हैं मल्टीपल। गुणज को क्या कहा जाता है, मल्टीपल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुणज लिखा हुआ है इसको हम लोग एम से दिखा दे रहे हैं, यानी ये क्या पूछ रहा है हमको, क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटे सार्वगुणज शब्द सुन के हो सके कि आपको ये लगे कि ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन उसके इंग्लिश नाम पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है सबसे छोटा सार्वगुणज यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पूछा जा रहा है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। यानी दी हुई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, पहला संख्या क्या दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ है 4 है, 5 है और क्या है, और हमारा 6 है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 6 है। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने की विधि आप जानते ही होंगे, सिंपल विधि है। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 30 यानी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 30 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा हमारा
मान के चलिए 4 5 6 हो गया, तो 4 से कटने वाली संख्या यानी 60 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 से भी कटेगा 15 चौके 60, 5 से भी कटेगा 12 25 60 और 6 दाम में 60, यानी ठीक है। यानी इन तीनों संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। यानी 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। और अब अगले वाली संख्या पर चलते हैं। अगला संख्या क्या दिया हुआ है? तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है 5 6 और 10 का सबसे छोटा सार्वगुणज। 5 हो गया, 6 हो गया और 10 का, 5 6 और 10 का छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम हो जाएगा। तो यानी कौन ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी और अपने आप में सबसे छोटी होगी? तो निकालेंगे जब आप लोग इसका एलसीएम तो 30 आएगा, ठीक है ना। इनका हम क्या कर लेंगे? अंतर ले लेंगे। तो अंतर ही पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है कि 4 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर पूछा हुआ है। तो इनका सार्वगुणज 60 आ गया, इनका अंतर कितना आ जा रहा है? 30 आ जा रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या आंसर होगा आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा जरूर बताइए। प्रश्न है आपके सामने कि 5 अंकों वाली, प्रश्न है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया, सॉरी। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा है। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। 5 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है, 5 अंकों की, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 1 लिख लेंगे, 5 अंक है तो 1 हम पहले लिख लिए और जितनी संख्या और बच रही है उतना 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो 0 कितना लग जाएगा, 1 2 3 और 4, यानी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जब सबसे बड़ी संख्या लिखना रहता है तो जितने अंक का सबसे बड़ा संख्या पूछेगा तो उतना हम लोग 9 लिख देते हैं, ठीक है। उतनी बार हम लोग 9 लिख देते हैं। तो यानी हम कितनी बार 9 लिख दे रहे हैं, 1 2 और 3 बार हम 9 लिख दे रहे हैं। उसके बाद से क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछ रहा है। यानी 10,000 और 999 का हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं, आसानी से इसको इसमें से घटा दीजिए। 10 में से 9 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो गया। 9 में से 9 गया, कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, यानी कितना हो जाएगा हमारा 9001 हो जाएगा। 9001 में 999 जोड़ देंगे, 10,000 आ ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा, देखिए और उसका उत्तर दीजिए, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइए। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उसका हमको आंसर बताइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए, कह रहा है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077 और क्या लिखा है 7,707 और 7,007 7 के योगफल में क्या जोड़ना होगा, ये कह रहा है। सपोज करिए क्वेश्चन कैसे बना रहा है, कह रहा है कि 10 प्राप्त करने के लिए
कह रहा है कि 10 प्राप्त करने के लिए, जैसे अलग एग्जांपल देकर हम आपको समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि 10 प्राप्त करने के लिए 2, 3 और 4 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। कह रहा है कि 10 प्राप्त करने के लिए संख्या 2, 3 और 4 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि जब इसका योगफल दिया हुआ है तो 3, 2, 5, 4 9 हो जाएगा, हमारा 9 हो गया। और इस 9 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा तो हमारा ये 10 होगा। तो वो 1 कहां से मिल रहा है, तो इस 9 को इसमें से माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, उन सभी संख्याओं को आप लोग ऐड कर लीजिए, सभी संख्याएं जो दिख रही हैं उनको ऐड कर लीजिए और जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जब हम लोग घटाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा यानी 5986 उत्तर आएगा इसका। ठीक है ना, कुछ भी करना नहीं है, जितनी तीनों संख्याएं जो दिया हुआ है उन तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और जो पहली संख्या है उसमें से उसको माइनस कर दिए, घटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर अपने बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या हमारा, 6ठे नंबर का प्रश्न। 6ठे नंबर का प्रश्न क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग उसका आंसर बताइए, फटाफट से उसका आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर का प्रश्न कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं। कोई विद्यालय है उसमें स्टूडेंट की संख्या कितना है, तो 320 विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं। कोई विद्यालय है तो विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितना है, 320 है, यानी 320 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें से गर्ल्स कितनी हैं, यानी लड़कियां कितनी हैं। तो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, तो 320 विद्यार्थी हम यहां पर लिखे हुए हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं। कितना है लड़कियां, 1/4, यानी 320 का 1/4 निकालेंगे हम, 320 का 1/4 निकालेंगे तो 320 का मतलब होता है गुणा, और 1/4 के लिए क्या करेंगे, 1/4 से यहाँ गुणा हो ही रहा है। 4 से जब काटेंगे कितने बार में कटेगा हमारा, तो हो जाएगा 4/बट्टे 32। ठीक है ना, 4/32, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 80 संख्या आ रही है। मार्कर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कितना आ गया संख्या, 80 आ गया हमारा। ठीक है, आपको अब दिखाई दे रहा होगा, 4 से काटेंगे 4/32 यानी 80। यानी किसी कॉलेज में टोटल स्टूडेंट की संख्या 320 है, जिसमें लड़कियों की संख्या कितना है, 80 है। तो यानी लड़कों की संख्या तब कितना हो जाएगी, बॉय की संख्या कितनी हो गई, तो 320 में से हम क्या करेंगे, 80 माइनस कर देंगे। 320 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो 320 में से 80 माइनस कर दीजिए तो हमारा हो गया 0, 12 में से 8 या 4 यानी 240। ठीक है, कितना हो गया हमारा, लड़कों की संख्या हो गई 240। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या हम लोग निकाल दिए, कितना आ गया है, 80 आ चुका है, और शेष लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कितना आ गया है, 240 आ गया है। ठीक है ना, लड़कों की संख्या 240 आ गया है। कह रहा है प्रश्न में कि लड़कों की, कह रहा है प्रश्न में कि लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। जो लड़कों की संख्या है उसका 2/3 खिलाड़ी हैं, यानी लड़कों की संख्या 240 है तो 240 का 2/3 निकाल ले रहे हैं। 240 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, तो 240 गुणे 2/3 कितना हो जाएगा, 3/24 यानी 80 हो जाएगा, 8 गुना के 16 यानी 160 हो गया। ठीक है ना, यानी 240 लड़कों में 160 लड़के क्या हैं, प्लेयर हैं, यानी खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जो खिलाड़ी नहीं है, इतने तो खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो यानी क्या करेंगे हम लोग कि इस 240 में से 160 माइनस कर देंगे। 240 में से
160 हम माइनस कर देंगे, 0 हो गया। उसके बाद से 14 में से 6 जाएगा, 8 6 14 हो गया, और ये कितना हो गया, यानी कितना हो गया 80। संख्या कितना आ गई, उत्तर 80। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये क्या है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या 320 थी, और टोटल स्टूडेंट की संख्या का 1/4 लड़कियों की संख्या था, तो 320 का 1/4 निकाल दिए, 80 आ गया है। उसके बाद से उसी संख्या में से इसको घटा दिए तो हमें लड़कों की संख्या पता चल गया है, और लड़कों की संख्या का 2/3 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या का 2/3 हम लोग निकाल दिए, 160 हमारा खिलाड़ी आ गया। ठीक है, और उसके बाद से वो पूछ रहा है कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या ही पूछ रहा है प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे कि 240 में से 160 घटा दिए, 80 हमारा आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि क्या उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 7वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए, कह रहा है कि एक कोई टैक्सी वाला है, वो पहले 2 किलोमीटर अगर आपको लेकर जाएगा तो 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है, मतलब 40 रुपए को आपसे भाड़ा वो लेगा। ठीक है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर, यानी अब 2 किलोमीटर के बाद आप तीसरे किलोमीटर में अगर जाएंगे, 2 किलोमीटर के बाद अगर 1 किलोमीटर भी आप जाएंगे, तो आपसे प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए भाड़ा लेता है। आपको वहां पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, हमको प्रश्न यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यानी कितना रुपए प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है, यानी पहले 2 किलोमीटर आप जाएंगे तो 40 रुपए लेगा, उसके बाद से 1-1 किलोमीटर आप जाएंगे तो 15-15 रुपए आपसे वो चार्ज करेगा। कह रहा है कि मोहन अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए किराया दिया। कितना किराया दे दिया है, 190 रुपए किराया दे दिया है, 190 रुपए वो किराया दे चुका है। ठीक है ना, 190 रुपए किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितना है, हमको पैसा दिया हुआ है, उससे दूरी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 190 रुपया उसने टोटल भाड़ा दिया हुआ है, और हमको पता है कि वो व्यक्ति पहले अगर 2 किलोमीटर की यात्रा कराएगा, तो हमसे 40 रुपए वो ले लेगा। उसके बाद से 1-1 किलोमीटर की यात्रा कराएगा, तो 15-15 रुपए लेता जाएगा हमसे। ठीक है, तो जब 190 रुपए हम दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें 40 रुपए भी दिए होंगे। ठीक है, पहले 2 किलोमीटर गए होंगे, जब 190 रुपया दिए हैं तो 2 किलोमीटर से तो बहुत ज्यादा गए हैं। तो चलिए देखते हैं, तो यानी पहले तो इसमें से 40 रुपए हम कम कर दे रहे हैं, यानी हमको 2 किलोमीटर तो सबसे पहले मिल गया है। ठीक है, तो 40 रुपए जब इसमें से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 150 रुपया आ जाएगा। अब 150 रुपया हमारा कितना हो गया, 150 रुपए में बाकी कितनी दूरी हम चलेंगे। अब इसको हम देखेंगे कि वो प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया लग रहा है, तो 150 रुपए में कितना किलोमीटर हम जाएंगे, तो 150 में 15 से भाग दे देंगे। 150 में जब 15 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 आ जाएगा, यानी 10 किलोमीटर आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो यानी 10 दूनी 12 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, 12 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं, वो कहा है कि पहले 2 किलोमीटर अगर आपको लेकर जाएगा तो 40 रुपए लेगा, अगर आपको बस 2 किलोमीटर जाना रहेगा तो आप 40 रुपए देंगे, अगर आपको 3 किलोमीटर जाना रहेगा तो आप 40 रुपए तो 2 किलोमीटर का देंगे ही, अगले वाले तीसरे किलोमीटर में जो 1 किलोमीटर जो बच रहा है उसके लिए आपसे 15 रुपए लेगा, यानी 40 10 50 5 55 रुपए अगर 3 किलोमीटर जाएंगे तो लगेगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति था, कुछ दूरी गया, 190 रुपए उसने उस व्यक्ति को दिया, और वो हमें दूरी निकालनी थी, तो कुछ भी नहीं करना है, पहले 40 रुपए हम घटा दिए हैं, यानी हमें 2 किलोमीटर तो सबसे पहले मिल गया है, 150 रुपया बचा है, 15 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसमें भाग दे देंगे, 10 किलोमीटर ये मिल गया, 10 दूनी 12 किलोमीटर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। आप लोग इसका उत्तर जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। कोई बाल्टी है, उसके 2/7 भाग में पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए, पहले तो 2/7 हिस्सा ही भरा हुआ है, 2/7 हिस्सा भरा हुआ है, और कह रहा है कि अगर उसको हम पूरा भर देना चाहते हैं, उस बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। पहले से तो पानी भरा ही हुआ है, और कुछ पानी भर देंगे तो बाल्टी पूरा भर जाएगा, और कुछ पानी एक्स्ट्रा पानी कितना हम भर देंगे तो बाल्टी पूरा भर जाएगा, तो 15 लीटर पानी हम लोग भर देंगे तो बाल्टी पूरा भर जाएगा। बाल्टी की धारिता पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बाल्टी की धारिता मतलब बाल्टी में टोटल कितना पानी आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बाल्टी 2/7 भाग पानी से भरा हुआ है। किसी बाल्टी का 2/7 भाग पानी से भरा हुआ है, बाल्टी का 2/7 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी 2/7 भाग से हमें समझना क्या है, 2/7 भाग से हमें समझना यह है कि अगर बाल्टी का हम 7 बराबर भाग कर दें, अगर कोई बाल्टी है, सपोज करिए कि कोई बाल्टी है, तो इसका हम 7 बराबर भाग कर दें, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 बराबर भाग अगर हम कर देते हैं, तो 7 बराबर भाग करने के बाद, रुकिए यहाँ पर बना ही देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा, ऊपर इसको 6 कर दे रहे हैं, 6 हो गया, और ये हमारा 7 हो गया। कह रहा है ये बाल्टी है, मान लीजिए बाल्टी का 2/7 भाग भरा हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कितना भाग भरा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि कितना भाग हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 7 भाग हुआ है, तो 7 भाग में हम बाल्टी को बांट दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भाग में हम बांट दिए हैं। कितना पानी भरा हुआ है, तो इन्हीं 2 भाग में पानी, यहां तक पानी भरा हुआ है, यानी यही 2/7 भाग है हमारा, यही 2/7 भाग है। खाली कितना है, कितना हिस्सा खाली है, तो 1 2 3 4 5, यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 हिस्से अभी खाली हैं, और इस 5 हिस्से को भर कौन रहा है, 15 लीटर पानी भर रहा है, यानी 5 हिस्सा किसके बराबर, 15 लीटर के बराबर है। जब 5 हिस्सा 15 लीटर के बराबर है, तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब 5 हिस्सा 15 लीटर के बराबर है, तो एक हिस्सा कम के बराबर होगा, और कम के लिए हम लोग भाग करते हैं, तो इस 5 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हिस्सा हमारा 3 लीटर का हो जाएगा। जब एक हिस्सा 3 लीटर का है, तो इस बाल्टी की धारिता बता दीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 लीटर का हमारा हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, इस 7 हिस्से से गुणा कर देंगे इस 3 में, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 21 लीटर आ जाएगा। कोई बाल्टी थी, पहले 2/7 भाग भरी थी, कितना हिस्सा यहाँ पर खाली हमको दिखाई दिया है, 5 हिस्सा खाली दिखाई दिया है, और इस 5 हिस्से को भर कौन रहा है, साइड से जो पानी 15 लीटर डाला जा रहा है, तभी तो बाल्टी पूरा का पूरा भर रही है। तो जो ये साइड से 5 हिस्से को भरने के लिए 15 लीटर की जो आवश्यकता पड़ रही है, उसी से हम लोग अपने प्रश्न को हल कर लिए कि हमारा जो 5 हिस्सा है 15 लीटर के बराबर है, तो एक हिस्सा 3 लीटर के, तो 7 हिस्सा 21 लीटर के बराबर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 21 लीटर हमारा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है, आप लोग देखिए स्क्रीन पर, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 9वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से इसका उत्तर आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। 9वां प्रश्न हमारा क्या है कि 9वां प्रश्न है, देखिए 9वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से कोई रेलगाड़ी है, जो ये स्टेशन ए है, इस स्टेशन से स्टेशन ए से 17:40 बजे, 17:40 पर
17:40 पर निकल रही है, ठीक है ना। 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पर पहुंच रही है। उसी दिन स्टेशन बी पर कब पहुंच रही है? 22:15 पर पहुंच रही है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 22:15 पर पहुंच रही है। रेलगाड़ी के द्वारा लगा समय कुछ भी नहीं, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं। इसमें से क्या करेंगे? इसको घटा दे रहे हैं। यानी कैसे घटाएंगे? ए से शुरू किया है और बी पर पहुंचा है, इस टाइम पर पहुंचा है, तो क्या करेंगे? इसमें से इसको हम माइनस कर दे रहे हैं। तो यानी 22:15 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 17:40 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 17:40 माइनस कर देंगे, यानी 22 घंटा 15 है वो, ये 17:40 है। तो ठीक है, ये 15 है हमारा, 15 में से 40 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? नहीं घट पाएगा, तो इससे 1 घंटा हम उधार ले लेंगे। इससे 1 घंटा, जब 1 हावर हम उधार लेंगे तो इधर आके कितना मिनट जुड़ेगा? तो ये मिनट है तो मिनट जुड़ेगा, तो यानी 60 मिनट इधर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। तो 75 में से घटाएंगे जब ये 75 हो जाएगा तो 5 ये 0 हो गया, 7 में से 4 जाएगा 3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा? 21 हो गया। 21 तो क्या कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 7 3 10 हो जाएगा, मतलब ये 17 है तो 17 3 20 1 21, यानी 4 घंटा 35 मिनट का समय वो ली है। कितना? 4 घंटा 35 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। कुछ करना नहीं था, बस इस वाले में से इसको घटा देना था, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है हमारा कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को, अगला प्रश्न है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत बना दिया गया, मतलब कोई एक 90 सेंटीमीटर का तार था लंबा, उसको हम लोग आयत का शेप दे दिए, ठीक है, आयत के आकार का बना दिए। तो जब आयत के आकार का बनाए तो हुआ क्या कि यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर आ गई, जब हम लोग उसको आयत के रूप में बनाए तो 15 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई आ गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर आ गई और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करना पड़ता है। और यहाँ पर चौड़ाई हमको प्राप्त है, हमको सबसे पहले तो लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। लंबाई जब ज्ञात हो जाएगी तो हम आराम से अपना क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी तार कितना लंबा था? तार हमारा 90 सेंटीमीटर लंबा था। तार हमारा कितना था? 90 सेंटीमीटर लंबा हमारा तार था। उसके बाद से कह रहा है कि इससे आयत बनाया जा रहा है। इस 90 सेंटीमीटर तार से एक आयत बनाया जा रहा है। इस 90 सेंटीमीटर तार से एक आयत बनाया जा रहा है, ठीक है। आयत बनाने के बाद हो क्या रहा है कि आयत की चौड़ाई हमें 15 सेंटीमीटर मिल जा रही है। 15 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई हमको मिल जा रही है। तो इसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी लंबाई हमें प्राप्त रहेगी तभी तो हम इसका एरिया बता पाएंगे। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमें लंबाई इसका प्राप्त करना है कि लंबाई इसका कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जब ये 90 सेंटीमीटर का तार था, उसी से जब हम आयत बनाए हैं, 90 सेंटीमीटर के तार से जब हम आयत बनाए हैं, यानी 90 सेंटीमीटर हम जान सकते हैं कि क्या चीज है, तो 90 सेंटीमीटर परिमाप के बराबर होगा। वो 90 सेंटीमीटर का जो तार है वो परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, यानी परिमाप दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है दूना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप यही होता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर उसका दोगुना कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। और परिमाप यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर परिमाप हमको दिया हुआ है। चलिए रख लेते हैं जिसकी वैल्यू दी हुई है। यल की वैल्यू नहीं प्राप्त है तो यल रख दे रहे हैं, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये 90 है ही, कितना हो जाएगा? तो जब ब्रैकेट में इसका गुणा हो जाए तो 2l प्लस 15 दुना के कितना हो जाएगा? 30 बराबर यहाँ पर 90 है, तो यानी 30 उधर माइनस हो जाएगा जाकर,
यानी 2l बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी 2l बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो जब 2l बराबर 60 आया हुआ है, 2l बराबर 60 आया हुआ है, तो हमारा l बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, यानी 60 बटा में 2, यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी लंबाई हमको पता चल गया, लंबाई कितना हो गया 30 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो 30 में 15 का गुणा कर देंगे। एरिया कितना होता है, तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, एक शून्य यहाँ पर बढ़ा देंगे, एक जीरो है तो 15 45, यानी कितना आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर आप जरूर बताइए। अगले प्रश्न का उत्तर आप जरूर बताइएगा, तो दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे सामने। अगला प्रश्न है कि 4 और 2 तिहाई समकोण, 4 समकोण और 2 तिहाई और समकोण की बात कर रहा है। कितना कह रहा है कि 4 और 2 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या, मतलब कितना डिग्री का होगा। अगर हम 4 समकोण आपको दे दें और 2 तिहाई और समकोण दे दें, तो टोटल कितना समकोण हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा। यानी कह रहा है कि 4 और 2 तिहाई, यानी 4 और 2 तिहाई पहले हम लोग जोड़ ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, और पता चल जाएगा 4 और 2 तिहाई समकोण है, तो पहले 4 और 2 तिहाई को हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, जितना आएगा उतना समकोण हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले 4 में 2 बटा में 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 3 चौक को 12 प्लस 2 बटा में 3 रहेगा, तो 12 2 14, 14 बटा में 3 आ जाएगा। 14 बटा में 3 समकोण, ठीक है, 14 बटा में 3 समकोण, और एक समकोण में कितना होता है, तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है। तो 14 बटा 3 समकोण में कितना डिग्री होगा, तो 90 से इसमें गुणा कर देंगे, 90 से गुणा कर देंगे 90 डिग्री से, तो कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90, 30 डिग्री आ जाएगा। 30 का गुणा कर दीजिए, एक जीरो आ गया, और 14 तिहाई 42, यानी 420 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका उत्तर, 420 डिग्री आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आप लोग देखिए वहां पर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नहीं सॉरी, प्रश्न क्या पूछा हुआ है, डिग्रियों की संख्या 395 से कितना अधिक है। प्रश्न है कि 395 से कितना अधिक है, तो ये 420 आया है, 420 395 से कितना अधिक है, इसमें से 395 हम लोग माइनस कर देंगे। 395 डिग्री माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और ये कितना होगा 11, 11 में से 9 जाएगा, तो हमारा 9 2 11 हो गया, और ये 0 यानी 25 हो गया। 25 इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न था कि 4 और 2 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या 395 से कितना अधिक है। तो 4 और 2 तिहाई में कितना समकोण आया है, तो 420 आया। कितने समकोण में कितनी डिग्री आई है, तो 420 डिग्री आई है। 395 से कितना डिफरेंस है, तो 25 का डिफरेंस है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर आप सभी लोग जरूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान करिए। मतलब कह रहा है कि कुछ गुण हमको दिया हुआ है, किसी का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि वो कौन ऐसी चीज है जिसका हम लोग गुण बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है, देखिए पहला गुण दिया हुआ है कि इसकी 4 भुजाएं हैं। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वो चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन 4 भुजाएं होनी चाहिए और बंद आकृति भी होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, तभी वो चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर वो भी लिख दिया है कि यह एक बंद आकृति है। आपको वहां पर दिखाई भी दे रहा होगा कि यह एक क्या है, बंद आकृति है, यानी क्लोज फिगर भी है, यानी 4 भुजाएं भी क्लोज फिगर भी, तो क्लियर होगा कि ये एक चतुर्भुज है। फिर उसके बाद से क्या लिख रहा है, कह रहा है कि जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं।
कह रहा है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं, मतलब दोनों का माप बराबर है और वो समांतर भी है। ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या दिया हुआ है कि सभी कोण 90 डिग्री का है, सभी कोण 90 डिग्री का है। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं, बनाएंगे तो समझ में आएगा कि जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा हम बना दिए। ये देखिए 4 भुजाएं हो गई, 4 भुजा हो गया। उसके बाद से कह क्या रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है और समांतर है, समांतर दिखाई दे रहा है आमने सामने की भुजाएं। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का है। यानी हम लोग देख पा रहे होंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें कंडीशन दो तरह से बन सकता है कि अगर मान लीजिए सभी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, सपोज करिए कि 5 सेंटीमीटर है, सभी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, तो हम देख रहे हैं कि सभी भुजाएं यहां पर बराबर दिखाई दे रही है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। यानी ये एक वर्ग की आकृति है। जो प्रश्न पूछा हुआ है उसके हिसाब से वर्ग भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद से अगर 5 के अलावा अगर इच्छा करे कि वो लिखा हुआ है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की बराबर थी, देखिए अभी हम लोग वर्ग में भी लिखे थे, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है और पैरेलल भी हैं। ठीक है। अगर हम संख्या बदल दे रहे हैं, मान लीजिए कि इसको 4 कर दे रहे हैं, इसको हम 4 कर दे रहे हैं, इसको भी 4 कर दे रहे हैं सपोज करिए, और ये सामने 5 आपका दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा हो गया, एक आयत की आकृति भी हो गई, ये एक आयत भी बन गया, ये एक आयत की आकृति भी बन गई। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन पर। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कहाँ गया, रुकिए 1 मिनट बस। हाँ, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा केवल आयत। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वर्ग भी बन सकता है, आयत भी बन सकता है। ठीक है। तो केवल आयत यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है केवल वर्ग, तो केवल स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आमने सामने की भुजा जब बोल रहा है बराबर और प्रत्येक कोण 90 बोल रहा है, तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि आमने सामने की भुजाएं अलग अलग माप की हो, तो यानी वो क्या हो सकता है, आयत भी हो सकता है। उसके बाद से कह रहा है कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन दे रहा है आयत या वर्ग, आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा आयत या वर्ग, जो ऑप्शन नंबर सी है यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है केवल समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इसमें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप सभी लोग सामने अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न को आप लोग बताइए कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अगले प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ढेर सारे आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़ा क्या दिया हुआ है आपको, 25 विद्यार्थियों द्वारा, 25 विद्यार्थी हैं किसी क्लास के, गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना, गणित में कितने कितने अंक पाए हैं ये बच्चे, वो दिया हुआ है। कह रहा है कि 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्तर से भी लगा सकते हैं कि कौन 32 और 42 के बीच में कौन कौन बच्चों का नंबर पड़ रहा है, कितनी संख्या है। ठीक है, हम देख पा रहे होंगे इसमें, तो 32 और 42 के बीच में आपको वहां पर दिखाई भी दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। 32 और 42 के बीच में आपका हो गया, कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, 33 हो जाएगा, 33 दो बार दिया हुआ है, 33 हो जाएगा, 2 बार 33 है, उसके बाद से 34 हो जाएगा, फिर 2 बार 35 है, फिर एक बार 36 है, 37 है, 38, 39 2 बार है, 40 2 बार है, यानी टोटल 12 बार, यानी 32 और 42 के बीच 12 लड़के अंक पाए हुए हैं, 12 उसके बीच में बच्चे होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग अपने स्तर से लगा सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है कि निम्न तालिका, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा, निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। कोई एक विक्रेता है जो कंप्यूटर बेचता है और वो एक सप्ताह में यानी 6 दिनों में वो किस किस दिन कितना कंप्यूटर बेचा हुआ है उसकी संख्या दिया हुआ है नीचे। ठीक है ना, यानी सोमवार के दिन वो 28 कंप्यूटर बेचा है, मंगलवार को 25 कंप्यूटर, बुधवार को 37, बृहस्पतिवार को 23,
शुक्रवार को 38 कंप्यूटर, शनिवार को 25 कंप्यूटर। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम लोग कुल संख्या निकाल लेते हैं। सोमवार के दिन हम लोग देख रहे हैं, यानी सोमवार के दिन पहली कंडीशन है, कंडीशन और फर्स्ट, सोमवार के दिन वो कितना बेचा हुआ है, तो सोमवार के दिन 28। फिर क्या कर रहा है, बुधवार के दिन, बुधवार के दिन देखिए कितना बेचा हुआ है, तो बुधवार के दिन है 37, बुधवार के दिन 37। उसके बाद से कौन सा है, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन 25 कंप्यूटर बेचे गए हैं, यानी 25। ये टोटल आप मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20 को शून्य हासिल 2, 3 2 5 5 2 7, 7 2 9, यानी इन 3 दिनों में उसने 90 कंप्यूटर बेच दिए हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, कंप्यूटर की कुल संख्या हो गया, तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी मंगलवार को हम लोग देख ले रहे हैं कितना बेचा हुआ है, तो मंगलवार को 25 कंप्यूटर उसने बेचा है, मंगलवार को उसने 25 कंप्यूटर बेचा हुआ है। उसके बाद से आगे क्या है, मंगलवार के बाद से बृहस्पतिवार को आपको दिखाई दे रहा है 23 कंप्यूटर उसने बेचा हुआ है, 23 कंप्यूटर। उसके बाद से अगला क्या है, शुक्रवार के दिन कह रहा है, तो शुक्रवार के दिन 38 कंप्यूटर बेचा गया है, शुक्रवार के दिन 38 कंप्यूटर। जोड़ दीजिए पहले कितना टोटल बेचा गया है, तो 5 3 8 8 8 16 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 और 4 3 7 7 1 8, यानी 86 कंप्यूटर। यानी डिफरेंस कितने का हो रहा है, 4 कंप्यूटर का यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या में अंतर, तो इन 3 दिनों में 90 कंप्यूटर बेचे गए, इन 3 दिनों में 86 यानी 86 कंप्यूटर बेचे गए। डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, 15वें नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है। एक पैटर्न दिया हुआ है आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप लोग आंसर बताइए। पैटर्न दिया हुआ, पैटर्न का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। लिखा क्या हुआ है देखिए, लिखा हुआ है कि 1 बराबर 1, पहला पैटर्न दिया हुआ है कि 1 1 के बराबर है। अगला पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि 3 + 5 बराबर 8 लिखा हुआ है, अगला पैटर्न 3 + 5 बराबर 8 लिखा हुआ है। फिर जस्ट आगे लिखा हुआ है 7 प्लस कितना लिखा हुआ है, 9 + 11 बराबर क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। और अगला पैटर्न क्या लिखा हुआ है, तो अगला पैटर्न हम लोग देख रहे हैं 13 + 15, फिर लिखा हुआ है आगे क्या लिखा है, 13 15 + 17, उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, 17 के बाद से 19 लिखा हुआ है। टोटल योग इसका कितना लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न दिया हुआ है और प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है कि अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी। तो ये बराबर है, बराबर के आप बीच में खड़े हो जाएंगे, तो ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष, यानी बराबर के इस साइड जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें अगली वाली जो पंक्ति बनेगी उसमें इस साइड क्या पड़ेगा। तो आप लोग इस पैटर्न वाले सवाल को 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 का क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 का क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 का क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ 4 का क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए, यानी 5 × 5 = 25 125 आना चाहिए, ठीक है, 125 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब पैटर्न को हम लोग ध्यान देते हैं, इस पैटर्न में किया क्या है। तो इस पैटर्न में हम लोग देख पा रहे होंगे कि इस वाले पैटर्न को देखते हैं कि इधर अगर हमसे सपोज करिए अगर पूछा जाए इधर की संख्याओं को बताना रहेगा तो हम कैसे बताएंगे, इधर की संख्या को बताना रहेगा। तो आप इस पैटर्न में देख पा रहे होंगे कि ये 1 बराबर 1 लिखा था, उसके बाद से 1 के बाद 3 लिख दिया है, यानी किसको छोड़ दिया है, 2 को छोड़ दिया है, ठीक है। 3 के बाद 5 लिख दिया है, तो फिर किसको छोड़ दिया है, 4 को छोड़ दिया है। फिर 5 के बाद 7 लिखा है, यानी किसको छोड़ दिया, 6 को छोड़ दिया। 7 के बाद 9 लिखा है, तो किसको छोड़ दिया है, वो 8 को छोड़ दिया। 9 के बाद 11 लिखा हुआ है, यानी 10 को छोड़ दिया।
इतने से आप देख कर ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, छोड़ किसको रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं 2 में 2 का भाग देंगे चला जाएगा, 4 में भी 2 का भाग देंगे चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा, 10 में, यानी ये सभी संख्याएं सम संख्याएं। वो कर क्या रहा है कि विषम संख्याओं का पैटर्न बनाते हुए आपस में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, विषम संख्याओं का पैटर्न बना के आपस में जोड़ रहा है। तो ये 1 बराबर 1 था, 3 के बाद से कौन सी विषम संख्या आएगी, 5 आएगी, 3 और 5 का योग कर दिया। फिर 5 के बाद अगली विषम संख्या 7, 7 के बाद अगली विषम संख्या 9, 9 के बाद अगली विषम संख्या 11, ठीक है। 11 के बाद अगली विषम संख्या 13, 13 के बाद से 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद से 19, 19 के बाद से अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 3 था, इसमें 4, तो इसमें 5 संख्याएं आएंगी। तो 19 के बाद से क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 के बाद से क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 के बाद से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के बाद से हमारा 27 हो जाएगा। 1 2 3 4 और एक और संख्या हो जाएगी, 27 के बाद 29 हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, इसका जोड़ भी 125 के बराबर आएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग बहुत ही बखूबी तरीके से हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।